नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। पूरे देश भर में मीट बैन को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में लेखक और विचारक सुभाष गताड़े जी मौजूद हैं। उनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सुभाष जी। सुभाष जी, ये बताइए कि ये जो मीट बैन के ऊपर जो अभी जो फूपला क्रिएट किया जा रहा है, जो इतना बहस चल रही है, इसके पीछे का इतिहास क्या है? इतिहास की बात अगर जहाँ तक हम करें, मतलब अगर इसको डायरेक्ट अगर हम संघ परिवार या भाजपा का जो सरकार है उनका जो चिंतन है, मेरे ख्याल से ये उसी का प्रतिबिंबन है। मीट पर बैन, और उसके पहले उन लोगों ने बीफ पर बैन लगाया था। तो एक मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी का जो ब्राह्मणिकल चिंतन है, जिसमें शाकाहारवाद को एक तरह से जोड़ा जाता है। आप शुद्ध हिंदू हैं, शुद्ध हिंदू तभी हो सकते हैं जब आप शाकाहारी हों। मतलब जो इस पूरी सच्चाई को से इनकार करता है कि 88% लोग भारत में मांसाहारी है। मतलब जो एक पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का अध्ययन चला था सुरेश सिंह जी के अंडर में, तो लंबा अध्ययन चला था, 88% लोग अगर मांसाहारी है। लेकिन लगातार उन्होंने और ये चॉइस का सवाल अब उन्होंने, चूँकि वो सत्ता में अभी आए हैं और पूरी मजबूती के साथ अभी सत्ता में हैं, तो अपने पूरे एजेंडे को वो ज़ोरदार ढंग से लागू करना चाहते हैं और अलग अलग बहाने बना करके बीफ के नाम पर उन्होंने कुछ महीने पहले बैन लगाया था और अब वो मीट के नाम पर लगा रहे हैं। और इस बार उन्होंने जो दलील दी है कि जैन समुदाय की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए, और मुझे ये पूरा तरीका सर्वथा गलत लगता है। संविधान कानून के हिसाब से चलता है, आस्थाओं के हिसाब से नहीं चलता है। तो पूरे संविधान को ही एक सर के बल पर खड़ा करने की कोशिश ये हो रही है, और जैन लोगों के नाम पर, उनकी भावनाओं के नाम पर ये पाबंदी लगाई जा रही है, और पूरे देश में एक तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है जो निंदनीय है और जो जनतंत्र के लिए या सेकुलरिज्म के लिए बड़ा ख़तरनाक माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, अगर इसके इतिहास में हम जाए, 1964 में ये शुरू हुआ था और उस वक्त में तो भाजपा या जनसंघ नहीं था। बेसिकली इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। और अब अगर आप पूरी बहस को देखें, जो मीडिया के अंदर जो पूरी बहस चलती है, उसमें जब ये सवाल उठता है कि भाई 2002 के दंगे की बात आती है, जब भाजपा को घेरने की बात की जाती है, संघ को घेरने की बात की जाती है, तो वहीं पे सवाल उठ जाता है कि कांग्रेस ने 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे कराए। जब सवाल ये उठा कि मीट बैन का उठा कि भाई भाजपा जो है, आरएसएस जो है, इसको ज़्यादा राजनीतिकरण करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है इस मुद्दे को उठाकर, तो वो फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते कि भाई हमने नहीं शुरुआत की, इन्होंने शुरुआत की, एक दिन का 2 दिन इन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस, जिसको हम लिबरल उदार मानते हैं, वो भी इस तरह के मतलब गलत अपीजमेंट करने के लिए कुछ कहीं हद तक शिकार है। आपको लगता नहीं? निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर तो एक हमेशा एक धड़ा मौजूद रहा है, जो एक तरह का आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कह सकते हैं, नरम हिंदुत्ववादी एक धड़ा रहा है, और एक लगातार 2 लाइनों का संघर्ष हमें कांग्रेस के अंदर दिखता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब कि 1964 में जो मीट बैन कांग्रेस की सरकार ने किया था, या बीफ को लेकर के भी जो उनकी तरफ से मध्य प्रदेश में सरकार ने जो किया गया था, तो एक लगातार चिंतन, एक धारा उनके यहाँ भी लगातार मौजूद रही है जो हिंदूवादी मानसिकता को का पालन पोषण करने में लगी रही है। तो एक प्रॉब्लमेटिक कांग्रेस की रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी कांग्रेस और भाजपा में, कांग्रेस और संघ परिवार में, मैं इस आधार पर फ़र्क करता हूँ जिसको प्रोफेसर एजाज अहमद कहते थे कि भाई एक प्रोग्रामेटिक कम्युनलिस्ट है और एक प्राग्मेटिक कम्युनलिस्ट है। ये उनका पूरा चिंतन में सांप्रदायिकता घुसी हुई है, और ये व्यवहार के आधार पर व्यवहारिकवादी ढंग से चलते हैं। कभी अगर सेकुलरिज्म से फ़ायदा होगा तो उस हिसाब से करेंगे वो। और कांग्रेस के योगदान, कांग्रेस का या नेहरू का, तमाम लोगों का एक योगदान रहा है इस देश को सेकुलर रास्ते में ले जाने में। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंदर कमज़ोरियाँ रही हैं, और जिसकी वजह से आज वो इस स्थिति में पहुंची है कि उन्होंने, मेरा मानना है कि सेकुलरिज्म के सवाल पे या सांप्रदायिकता के खिलाफ जो एक समझौताविहीन संघर्ष किया जा सकता था, उसको ठीक से नहीं चला पाए हैं वो। अच्छा, आप ये बताइए कि ख़ास तौर पे अगर हम देखें इस बैन के पीछे जो मकसद है, एक ख़ास समुदाय को उन्होंने टारगेट किया है, जैसा कि आप अपने बातों में बता भी रहे हैं
कि इस पूरे के पूरे व्यापार से मुस्लिम तबका जुड़ा है, माइनॉरिटी का तबका जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो हिंदू तबके जो काम करते हैं, यानी कि अगर दलित तबके को आप लें जो पोर्क का काम करते हैं, या अन्य हिंदू तबका जो फिश का काम करता है, या मुर्गे का जो मीट में व्यापार में इन्वॉल्व है, उनको टारगेट नहीं किया, उनको उन्होंने बाहर कर दिया उससे, और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को। क्या ये कहीं कोशिश नज़र आती है कि आर्थिक रूप से इनको कमज़ोर करने की एक कोशिश की जा रही है? पहले बीफ बैन और अब मीट बैन। 2002 का जो जनसंहार या दंगा आप जो भी कहेंगे, या उसके पहले भी सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, तो लगातार निशानों पर वो उनकी पूरी कोशिश रही है कि उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जाए, मुस्लिम समुदाय की आर्थिक कमर तोड़ी जाए। तो टारगेट करके लिस्ट लेकर के लोग घूमे थे और आर्थिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए थे। तो इन लोगों की लगातार कोशिश रहती कि जो भी असर्टिव है, जो ताकतवर है, या जो, चूँकि वो मुसलमानों को, चूँकि दुनिया भर में एक स्टिग्मेटाइजेशन चल रहा है उनका आज की तारीख में, तो यहाँ पर भी उनको जोड़ के देखा जा रहा है, जोड़ के देखते हैं वो। तो एक निश्चित तौर पर अगर चाहे बीफ बैन में भी या इस बार भी ज़्यादा उनको मुस्लिम निश्चित तौर पर टारगेट में है, और उसको ज़्यादा उनको, चूँकि जैनियों की बात करके, मतलब एक तरह से एक अल्पसंख्यक समुदाय की कथित भावनाओं को वो दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, और वो बात, ऐसी बात कही जा रही है कि डायरेक्ट उसका प्रतिवाद भी न हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि इसी बहाने उन्होंने बहुत अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में भी खड़ा किया। कोर्ट ने पूछा ना कि भाई मीट पे तो बैन कर रहे हैं, लेकिन मछलियों पर बैन नहीं कर रहे हैं आप, ये क्या तरीका आपका? तो एक तरह का ये उनके जो अंतर्विरोध हैं वो, ये एक तरह का वो एक्सपोज भी हो रहे हैं इसमें, इस पूरे प्रयास में। अब इस बैन की वजह से आपको क्या लगता है कि भारतीय राजनीति के अंदर क्या ध्रुवीकरण बड़ा तेज होगा? ये ध्रुवीकरण की राजनीति कहाँ तक जाएगी? संघ परिवार की या भाजपा की लगातार कोशिश रही है कि भारत में अलग ध्रुवीकरण हो, और 1.5 साल पहले जब जनाब मोदी हुकूमत में आए, तो हुकूमत में आने के लिए उन्होंने जो भी प्रचार किया कि विकास की बात की उन्होंने, तो साल भर बीत गया और अब साफ लोगों के सामने ये साफ है कि जो भी आर्थिक विकास की बातें की गई थी वो कुछ होने वाला नहीं है। तो जो संघ परिवार, जो भाजपा, जो दो पैरों पे चलती है, एक तरह का हिंदुत्व का एजेंडा उनका और एक नवउदारवाद का एजेंडा है, अब वो देख रहे हैं कि अब चूँकि विकास के रास्ते पर अधिक ले नहीं जा सकते हैं, तो हिंदुत्व का जो आजमाया तरीका रास्ता है उस रास्ते पर वो ले जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ये लगातार कोशिशें करेंगे, तेज करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये संघ परिवार के मार्गदर्शन जो उन्होंने अभी पिछले दिनों लिया, पूरा केंद्र का मंत्रिमंडल वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देने गया था, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि चाहे संस्कृति मंत्री जो हैं शर्मा जी, महेश शर्मा, भी बहुत मुखर हो उठे हैं। तो संघ परिवार की तरफ से भी उनको जो भी संकेत मिले होंगे, तो वो इस सवाल पे कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर अधिकाधिक पोलराइज हो, क्योंकि वो आर्थिक सवाल पे वो कर नहीं पा रहे हैं। जो भारतीय जुमला पार्टी नाम से आप लोग उनको कहा जा रहा है, तो ये एक दिखाई दे रहा है कि जो भी बातें आपने की थी नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक स्थिति उनके सामने बड़ी फेवरेटिज्म वाली स्थिति है कि बड़ी, मतलब उनके काम आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल के दाम गिरे हुए हैं, और इतनी इस हद तक तेल के दाम गिरे हुए हैं कि अगर वो आज चाहें तो जो हमारे यहाँ देश में कीमत है तेल की उसको आधा कर सकते हैं, और उससे महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बेचैनी है उनके अंदर कि ये सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर उन्हीं के जो कुछ संगठन है वो भी ये सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आप दाम को नीचे गिराइए जिससे कि कीमतें नीचे आएँ। लेकिन मोदी का जो कुल मिलाकर अपना जो काम करने का तरीका है, वो जहाँ भी जा रहे हैं वो कॉरपोरेट को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, बिग मोनोपोली को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये जो छटपटाहट है, ये इसको पूरे मामले को छिपाने के लिए इस तरह की डिविसिव जो स्लोगन्स हैं या इस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं। मुझे निश्चित तौर पर लगता है, जैसे मैंने कहा ना कि आर्थिक मामलों में आपने जो भी बातें कही, भाई इस मोदी ने और तमाम लोगों ने चुनाव के पहले यही कहा था कि हर अकाउंट ब्लैक मनी हम ले आएंगे और हर अकाउंट में 15 लाख जमा होगा, ये कहा था उन्होंने। और जब कुछ माह पहले अमित शाह ने साहब ने कहा कि वो तो जुमला था, तो ये पूरी उनकी जो जुमले की राजनीति है ये बहुत एक्सपोज हो रही है। उनकी जो प्रो कॉर्पोरेट राजनीति है वो एक्सपोज हो रही है। मतलब जब भूमि अधिग्रहण बिल के सवाल पे जो 3-3 बार जो ऑर्डिनेंस ले आए और जनता का जो उग्र विरोध था, जिसकी वजह से अंततः उनको वापस लौटना पड़ा, तो वो एक आर्थिक मामलों में, आर्थिक स्तर पर लोगों में बेहतरी लाने के लिए कुछ भी वो करने थे, उनको स्पष्ट है। मतलब मेरे ख्याल से आज़ादी की बात पहली बार ऐसा होगा कि कोई कॉर्पोरेट घराना का प्रतिनिधि, अडानी नाम का प्रतिनिधि,
वो प्रधानमंत्री की यात्राओं में साथ साथ जा रहा है। प्रधानमंत्री जहाँ टिकते हैं वहाँ टिकता है वो, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कोई एग्रीमेंट साइन होता है, उनको तत्काल कर्जा भी मंजूर हो जाता है। तो ये बहुत प्रो कॉर्पोरेट सरकार, गरीब अमीरों की अमीरी परस्त सरकार है, ये बहुत एक्सपोज हो रहा है, और जिसकी वजह से हम सारे सवालों को बचने का, और जो आपने बिल्कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में कहा, हम लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो बाजार दाम है हम लोग आधे किए जा सकते हैं, कर नहीं रहे हैं, तो सारा पैसा जा कहाँ है? सरकार के पास जा रहा है। तो ये चूँकि ऐसे सारे सवाल, रोजगार के सवाल, किसानों की आत्महत्याओं के सवाल, ये सारे सवाल जो उठ खड़े हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए एक बहुत आजमाया उनका तरीका है, लोगों में अधिकाधिक विघटन पैदा करने की कोशिश करो, ऐसे मसलों को उठाने की कोशिश करो कि जो लोग आपस में लड़ जाएं। अगर सांप्रदायिक तनाव बढ़े, मतलब उनकी सरकार की रिपोर्ट है 25% वृद्धि हुई है सांप्रदायिक घटनाओं में मोदी सरकार के आने के बाद में। दिल्ली शहर में इतने जगहों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, तो ये सबके सामने तो ये कोई अनायास नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक डिज़ाइन है। तो मेरे ख्याल से वो कोशिश करेंगे, और इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी असफलताएं सामने न हो, लोगों के सामने उजागर न हो। न्यूज़ क्लिप में आने के लिए आपका शुक्रिया।